Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BECE 145 इंडियन इकोनॉमी 1। ठीक है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे अभी हम देखेंगे BECE 145। ठीक है, आपका जो भी पेपर कोड है आप वो टाइप कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लेंगे आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको बाय नाउ करके परचेस कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से ठीक है गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो क्या है, आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Analyze the trend in the growth of national income in India since 1991। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जो हमारी ग्रोथ का ट्रेंड है, ठीक है, नेशनल इनकम का इंडिया में 1991 से वो कैसा रहा है उसको एनालाइज करना है। सो द ईयर 1991 इज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री। जो 1991 का ईयर है उसको एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में। यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम पे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थे। इन्होंने चेंज किया था इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। सिंस देन इंडियाज नेशनल इनकम हैज शोन अ क्लियर अपवर्ड ट्रेंड। यानी कि उस टाइम से जो इंडिया की नेशनल इनकम है, ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम ने क्या किया है, एक अपवर्ड ट्रेंड को शो किया है, दो विद सम फ्लक्चुएशंस ड्यू टू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। यानी कि कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हैं क्योंकि ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण। नाउ वी विल लुक रैपिड ग्रोथ आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट इज फ्रॉम 1991 till 2000। So after 1991, India opened its economy to foreign investment, reduced restrictions on industries, and encouraged private enterprise। यानी कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ठीक है ओपन कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया था ऑन इंडस्ट्रीज, और एनकरेज किया था उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। सो दिस लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन, राइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट्स आपके राइज हुए और जॉब अपॉर्चुनिटीज ठीक है और ज़्यादा बढ़ी। सो ड्यूरिंग द 1990s द नेशनल इनकम ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ अराउंड 5 to 6% पर ईयर। यानी कि 1990s में क्या हुआ, जो आपका नेशनल इनकम था वो एक एवरेज रेशियो से बढ़ा अराउंड 5 to 6 पर ईयर। सो ऑल्दो दिस ग्रोथ वॉज मॉडरेट, यानी कि ये जो ग्रोथ थी ये बहुत मॉडरेट थी, बट ये क्या थी, ये बहुत हायर थी दैन द प्री 1991 पीरियड व्हेन इंडिया ग्रू ओनली अराउंड 3.5% एनुअली। Stronger growth in the 2000s, that is from 2000 to 2010। So the next decade saw even faster growth। यानी कि 2000 से लेकर 2010 तक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई। जैसे कि आपके सेक्टर्स हो गए, आईटी हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया और सर्विसेज हो गए, ये बहुत जल्दी जल्दी एक्सपांड होने लग गए। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी इम्प्रूव हुई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो आपका नेशनल इनकम था वो ग्रो हुआ एट 7 to 8% पर ईयर, making India as one of the most fastest growing economies in the world। So this period is often called a phase of high growth for India। इस पीरियड को क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाई ग्रोथ फॉर इंडिया, स्लोअर but stable growth। After 2011, growth slowed slightly due to global economic uncertainties such as the Eurozone crisis। यानी कि अब जब ये हो गया ना, पहले हमारी स्टेबल ग्रोथ थी, ठीक है, स्लोअर बट स्टेबल ग्रोथ रही है अब हमारी 2011 से 2019 तक। यानी कि 2011 के बाद क्या हुआ, आपका जो ग्रोथ थी वो स्लाइटली स्लो डाउन हो गई ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के कारण, जैसे कि आपका यूरोजोन क्राइसिस हुआ था। स्टिल इंडिया का करता है, इंडिया मेंटेन करता है 6 to 7% एनुअल ग्रोथ को नेशनल इनकम में। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी एंड इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स जो होते हैं ना, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, इंप्रूवमेंट था जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसने सपोर्ट किया हमारे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को।
ऑल्दो इस टाइम पे क्या था, बहुत शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस थे, बट जो ओवरऑल ट्रेंड था वो पॉजिटिव रहा। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है। सो द नेशनल इनकम फेल शार्पली इन 2020 बिकॉज ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन्स। यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम थी, ठीक है, वो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, शार्पली फेल हो गई। क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पे नेशन वाइड लॉकडाउन्स लग गए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेवल, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये सब हॉल्ट पे आ गए थे। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेवरल डिकेड्स, यानी कि इकोनॉमी क्या हो गई थी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम in the several decades. Recovery and recent trends. After the pandemic, the economy recovered strongly. यानी कि पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी थी वो स्ट्रांगली रिकवर हो गई। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड डिजिटल सेक्टर्स शोड क्विक रिवाइवल, यानी कि जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं या फिर डिजिटल सेक्टर हैं, इन सब ने क्या किया, क्विक रिवाइवल शो किया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइज ऑफ द स्टार्टअप्स फर्दर सपोर्टेड द इनकम ग्रोथ, यानी कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रही थी, स्टार्टअप्स को राइज कर रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इनकम की ग्रोथ और सपोर्ट हुई। सो ओवरऑल द लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंटिन्यूज टू बी अपवर्ड, showing India's strong economic potential. So, in conclusion, we can say that since 1991, India's national income has mostly grown steadily. यानी कि 1991 से क्या है, जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो स्टेडीली ग्रो की है, एक्सेप्ट फॉर टेम्पररी स्लोडाउन, यानी कि कुछ कुछ टेम्पररी स्लोडाउन्स भी थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन हैव प्लेड की रोल्स. So despite challenges, the overall trend shows that India has moved from a slow growing economy to one of the world major ग्रोथ इंजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। Resources are the things that we use our daily life to meet our needs. Resources वो चीज़ें होती हैं जिनको हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को मीट कर सकें। सो दीज रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, यानी कि जो ये रिसोर्सेज हैं इनको हम दो टाइप में, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज द मैन मेड रिसोर्सेज। दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन देयर ओरिजिन, अवेलेबिलिटी एंड द वे वी यूज़ देम। यानी कि दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये डिफरेंट भी होते हैं उनके ओरिजिन में, उनकी अवेलेबिलिटी में, और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। सो बिलो इज अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दे डिफर। तो पहले हम देखेंगे कि इनकी मीनिंग क्या होती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, ये नेचर के गिफ्ट होते हैं। ये फाउंड होते हैं आपके इन्वायरमेंट में और एग्जिस्ट करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनिमल्स, ये सब आपके क्या है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैन मेड रिसोर्सेज on the other hand are created by humans using natural resources. मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। सो ह्यूमन स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन मेकिंग दिस रिसोर्सेज। अब जो आपकी ह्यूमन की स्किल्स हैं, नॉलेज है और टेक्नोलॉजी है, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड टूल्स, ये आपके क्या है, सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मैन मेड रिसोर्सेज के। नाउ वी विल लुक एट द ओरिजिन। सो नेचुरल रिसोर्सेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस, यानी कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं, इनको ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाया जाता है। जबकि जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं दे कम फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही आते हैं, बट ये मॉडिफाइड होते हैं और डेवलप्ड होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। Now we will look at the renewability. So some natural resources like sunlight, wind and water are renewable, meaning they can be replaced naturally. Others like coal, petroleum and natural gas are non-renewable and may run off if overused. यानी कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुछ कुछ क्या होते हैं आपके रिन्यूएबल होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल में कौन से कहते आते हैं आपके, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में आपके coal, petroleum, natural gas. So man-made resources are generally renewable because humans can produce them again. यानी कि जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो जनरली आपके रिन्यूएबल ही होते हैं क्योंकि ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, उनको बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
पर जो उनका प्रोडक्शन होता है ना, मैन मेड रिसोर्स का जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपका ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Now we will talk about their availability. So natural resources are unevenly distributed on earth. यानी कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है अर्थ में. सम प्लेसेस हैव रिच फॉरेस्ट while others have plenty of minerals or water. Man-made resources can be created anywhere if raw materials and technology are available. यानी कि हम man-made resources को क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी create कर सकते हैं अगर हमारे पास raw materials और technology available है. Now we will look at the importance. So natural resources are the basis of all life. यानी कि जो natural resource होते हैं ये base होते हैं सबकी life का. Without air, water, soil और sunlight, लिविंग बिंग्स कैन नॉट सर्वाइव. यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज के बिना क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ये हमें क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए. मैन मेड रिसोर्सेज मेक लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल. यानी कि जो आपके मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाते हैं. मशीन्स हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एफर्ट. मशीन्स की वजह से क्या होता है, आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव होते हैं. बिल्डिंग्स क्या करती हैं, आपको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और व्हीकल्स हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं. Now we will look at the human effort. So natural resources need little or no human effort to exist. यानी कि जो natural resources होते हैं उनमें या तो बहुत ही कम और या तो फिर human की जो effort है वो ज़रूरत नहीं होती है उनको exist करने के लिए. बट जो man made resources होते हैं आपके, उनमें क्या होता है, human creativity require होती है, human hard work, ठीक है, knowledge और technology require होती है ताकि वो उनको produce कर सकें. In conclusion we can say that natural resources are nature's gift while man-made resources are created by human using those natural gifts. यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके नेचर के द्वारा दिए गए हमें गिफ्ट हैं, बल्कि जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग दोस नेचुरल गिफ्ट्स. सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट, बट हाउएवर वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए. प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ensures a better future for all. So now we'll move to the next question. State the objectives and achievements of National Population Policy 2000. यानी कि इसमें आपको क्या बताना है, जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की उसके ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स बताने हैं. सो द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 was launched by Government of India to control the rapidly growing population and to improve the quality of the life of the people. यानी कि जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, जो आपकी पॉपुलेशन थी वो रैपिडली बहुत ग्रो कर रही थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी को लॉन्च किया था. ठीक है, और क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल को इम्प्रूव करने के लिए भी ये फोकस करता है आपका प्रमोटिंग हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ वी विल लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीपी 2000. सो first we will look at the immediate objectives. So meet the unmet needs of contraceptions. So ensure availability of safe and effective contraception for all the couples. Strengthens health infrastructures, improves hospitals, primary health centers and medical staffs to provide better productive and child better reproductive and child health services. यानी कि ये क्या करता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करता है, ये इम्प्रूव करता है हॉस्पिटल्स को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को. ठीक है, ताकि इससे क्या हो सके, वो बेटर रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके. रिड्यूस इन्फेंट्स एंड मैटरनल डेथ्स, प्रोवाइड प्रॉपर केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क. यानी कि ये क्या करते हैं, आपके प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ताकि उससे क्या हो, हेल्थ जो रिस्क है वो रिड्यूस हो. मीडियम टर्म अचीवमेंट, अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी by the year 2010. This means the population grows only at a natural and stable rate. यानी कि अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का ये मतलब है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो एक नेचुरल और स्टेबल रेट से ग्रो करेगी. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, स्टेबलाइज इंडियाज पॉपुलेशन बाय 2045 सो दैट डेवलपमेंट कैन मैच द नीड्स ऑफ पीपल. यानी कि इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेगा बाय द ईयर 2045. ठीक है, ताकि जो डेवलपमेंट है वो मैच कर सके द नीड्स ऑफ द पीपल. Improve the overall well-being of the individuals through better health, education and family planning. Now we will look at the achievements of NPP 2000. First is rise in the use of family planning method. So the policy क्या successfully spread awareness about family planning. इस policy ने क्या किया, successfully awareness को spread किया about the family planning.
बहुत सारे जो कपल्स थे दे स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट लीड्स टू द रिडक्शन इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज. सेकंड इज डिक्रीज इन फर्टिलिटी रेट. India's total fertility rate dropped significantly after the introduction of NPP 2000. So many states achieved the replacement level fertility rate, helping in slowing down the population growth. यानी कि जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट था वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ जब हमने इंट्रोडक्शन किया NPP 2000 का. ठीक है. सो इम्प्रूवमेंट इन maternal and child health. So institutional deliveries increased due to schemes like जननी सुरक्षा योजना. यानी कि जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज थी वो इंक्रीज हुई उनके क्योंकि क्या हमने किया था, स्कीम्स को हमने ला दिया था, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना हो गया. मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो रिड्यूस होने लग गया, क्योंकि अब क्या हुआ, जो ज़्यादा से ज़्यादा वेमेंस थी उनको क्या हुआ, प्रॉपर मेडिकल केयर रिसीव हुआ. इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स थे वो एक्सपैंड हुए, जिससे कि प्रोटेक्ट हुए चिल्ड्रन फ्रॉम द डेडली डिजीजेस. बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेंथन. यानी कि हमने जो आपके PHCs थे, CHCs थे और हॉस्पिटल्स थे उनको स्ट्रेंथन कर दिया. मोर हेल्थ वर्कर्स स्पेशली आशा वर्कर्स वर ट्रेन टू रीच रिमोट एरियाज. विमेन एम्पावरमेंट, द पॉलिसी एनकरेज डीलिंग मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ. पॉलिसी ने एनकरेज किया, ठीक है, तो डीलिंग आपका मैरिज और चाइल्ड बर्थ को. Many programs focused on girls' education, nutrition and reproductive rights, which help empower women. बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे आपके उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन पे फोकस किया, उनके न्यूट्रिशन पे और रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, जिसकी वजह से वुमेन क्या हुई, एम्पावर हुई. इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट द स्मॉल फैमिली नॉर्म थ्रू कैंपेन्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स. यानी कि कैंपेन्स के द्वारा और एजुकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों ने क्या हुआ, लोग बहुत अवेयर हुए ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल एंड planned family, leading to a more responsible family decisions. Now we will look at the conclusion. So the National Population Policy 2000 played an important role in improving health facilities, reducing fertility rates and promoting family planning. जो आपका NPP 2000 था उसने बहुत ही important role play किया है health facilities को improve करने में, fertility rates को reduce करने में और family planning को promote करने में. कुछ challenges तो अभी भी हैं, बट जो पॉलिसी है उसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट किया था फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज ह्यूमन कैपिटल डिफाइंड, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और वो ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे अलग है. सो ह्यूमन कैपिटल refers to the skills, knowledge, abilities and health that people have which help them become productive members of the society. ह्यूमन कैपिटल किसको रेफर करता है, जो हमारी स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं या फिर हेल्थ होता है, ठीक है, जो कि लोगों के पास होता है, जो उनको हेल्प करता है कि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बने सोसाइटी के. इट इंक्लूड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड इवन गुड हेल्थ. इन सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन कैपिटल is the value of a person that adds to the economy because of what they know or what can do. यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक वैल्यू होती है किसी पर्सन की जो वो ऐड करते हैं इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ व्हाट दे नो, यानी कि वो क्या जानते हैं और वो क्या कर सकते हैं. जस्ट लाइक मशीन्स और बिल्डिंग्स आर द एसेट्स फॉर अ कंपनी, जैसे कि मशीन्स और बिल्डिंग्स क्या होते हैं, कंपनी के लिए एसेट होती हैं, वैसे ही जो एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल होंगे वो हमारे नेशन के लिए एक एसेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ट्रेन डॉक्टर कैन ट्रीट पेशेंट्स, अ स्किल्ड इंजीनियर कैन बिल्ड ब्रिजेस, अ हेल्दी फार्मर कैन वर्क लॉन्गर इन द फील्ड. सो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं. कंट्रीज अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करती हैं थ्रू स्कूल्स, colleges, skill programs and health services because educated and healthy people can work better, earn more and help in the country progress. Now we will look what is human development. So human development is a broader concept, यानी कि human development एक broader concept है. ये सिर्फ आपके skill और productivity पे focus नहीं करता है, बल्कि it also improves your overall quality of life. So human development means providing people with a long and healthy life, education and knowledge, a decent standard of living, opportunities, freedom and equality. So this idea was popularized by United Nations Human Development Index which measures health, education, income. यानी कि जो आपका HDI है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन का, वो आपका क्या मेजर करता है, आपकी हेल्थ को मेजर करता है, एजुकेशन और इनकम को मेजर करता है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट लुक्स एट वेदर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल, हैप्पी एंड सेफ लाइफ्स
नॉट जस्ट हाउ प्रोडक्टिव दे आर। यानी कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ये देखता है कि जो लोग हैं वो अपने एक मीनिंगफुल लाइफ, हैप्पी और सेफ लाइफ को जी सकते हैं, ना कि सिर्फ कि वो कितने प्रोडक्टिव हैं। सो नाउ वी विल लुक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ऑल्दो बोथ रिलेट टू पीपल, यानी कि दोनों ही लोगों से रिलेटेड है, बट ये क्या है, डिफरेंट है इन पर्पस एंड फोकस। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ह्यूमन डेवलपमेंट improves the overall human well-being and freedom. Now we will look what is the focus. So human capital has focus on education and health mainly as the tools to make people more productive. यानी कि ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, हम एजुकेशन और हेल्थ को मेनली एज अ टूल यूज करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। बट ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ एज बेसिक ह्यूमन राइट्स वेदर दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और नॉट। हम एजुकेशन और हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं एज अ बेसिक ह्यूमन राइट, वेदर वो इंक्रीज करें प्रोडक्टिविटी को या फिर नहीं। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। सो ह्यूमन कैपिटल, पीपल आर सीन एज अ रिसोर्सेज और एसेट्स। ह्यूमन कैपिटल में हम क्या करते हैं, पीपल को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं या फिर एसेट की तरह देखते हैं। इन ह्यूमन डेवलपमेंट पीपल आर सीन एज इंडिविजुअल्स हु डिजर्व्स अ गुड लाइफ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, लोगों को एक इंडिविजुअल्स की तरह देखा जाता है जो कि एक गुड लाइफ को डिजर्व करते हैं। मेजरमेंट, ह्यूमन कैपिटल स्किल्स लेवल्स, प्रोडक्टिविटी और अर्निंग्स के द्वारा उनको मेजर किया जाता है। जो आपका HDI है उसको हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है। नाउ वी विल लुक एट द कंक्लूजन। सो ह्यूमन कैपिटल इज अबाउट स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी। जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो आपके स्किल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में है, बल्कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ और फ्रीडम के बारे में है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं नेशन के लिए। वन हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक क्या करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड द अदर इंश्योर्स दैट पीपल लिव गुड फुलफिलिंग लाइफ्स, और दूसरा जो आपका है वो इंश्योर करता है कि जो लोग हैं ये गुड और फुलफिलिंग लाइफ्स को जी रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।